तो सबसे पहले एमसीक्यू फटाफट कवर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ वैल्यू इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन इज कॉल्ड, बताओ। डेटा टाइप। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप? इंट ए नंबर। ए नंबर। रिटर्निंग बूलियन डेटा टाइप मीन्स रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स बी नंबर। बी नंबर। ठीक है, इसमें देखो बहुत सावधानी से इस तरह, जैसे सेकंड वाले में भी एंड थर्ड वाला, तो ध्यान से देख सुन के और टिक मारना। यहाँ बी नंबर वाला ट्रू फॉल्स होगा क्योंकि ट्रू फॉल्स वैल्यू स्मॉल में आता है ना। यहाँ पे डेटा टाइप इंट ये है प्रिमिटिव डेटा, बाकी कैपिटल आई हो गया वो इंट ऐसा कुछ है नहीं, ये तो रैपर क्लास हो गई और ऐसा कुछ कैपिटल में अपर केस में कुछ है नहीं, है ना। ये सब देखते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट डेटा टाइप? सी नंबर क्लास। विच की वर्ड कन्वर्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट इंटू करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप? सी नंबर। सी नंबर करेक्ट। The class that convert primitive type of object, sorry, the class that converts primitive type to object type and vice versa is known as रैपर क्लास। wrapper class. C number है ना। Okay. When primitive data type is converted to its corresponding object is called what? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। Boxing. ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग या सिंपल बॉक्सिंग कह सकते हैं। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ओके। The wrapper class is contained in which package? जावा डॉट लैंग। यस। क्यों? क्योंकि जावा डॉट लैंग बाई डिफॉल्ट इम्पोर्टेड रहती है, ठीक है ना। अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहती है इम्पोर्ट। इसीलिए हम मैथ क्लास इसी के अंदर है, तो मैथ क्लास हम जब यूज़ करते हैं तो क्या हम जावा डॉट लैंग डॉट मैथ लिखते हैं क्या? नहीं। जितने भी रैपर क्लास अभी यूज़ किए हमने, कुछ कुछ प्रैक्टिकल किए थे, तो क्या वहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट कैरेक्टर, जावा डॉट लैंग डॉट स्टार या कुछ भी ऐसा कुछ लिखे थे क्या? नहीं। फिर भी हम काम कर पा रहे थे। तो जनरली जितने भी ये बेसिक चीज़ें हैं जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। ए नंबर करेक्ट है। ठीक है। द प्रोसेस which convert wrapper class object to its equivalent primitive data type is called what? अनबॉक्सिंग। B number correct है। The method to check if a character is an alphabet or not बी नंबर इज लेटर। is letter. इसको हमने कल ही देखा था। The wrapper class object of boolean is boolean data type के लिए कौन से है? तो कौन सी सा है? नंबर। सी। C number करेक्ट है। The final result of double dot parse double ये plus 0.65 इज व्हाट? क्या आएगा इसका फाइनल रिजल्ट? 13 आएगा। 13.0। हाँ, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि जब पार्स डबल फंक्शन कॉल होगा तो 12.35 ये एज अ डबल लिटर पे आएगा, और इसके साथ 0.65 को जब हम प्लस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो अगर हम प्लस करें 12.35 प्लस 0.65 को तो हमको क्या मिलेगा? 13 नंबर। हाँ, 13.0। तो यहाँ पे डी नंबर इज करेक्ट आंसर। Then 13, the method which convert an alphabet into small letter. टू लोअर केस। To lower case. D D number. number है ना। 14, the return data type of the method is white space. क्या रिटर्न टाइप है? बूलियन। बूलियन। ए नंबर। ठीक है। अब इसका आउटपुट तुम लोग को बताना है। क्या आउटपुट होगा? int m equal integer dot parse int 24 long n equal 48। long dot parse long 24। अब यहाँ पे m plus n सी किया नंबर 48। तो 24 प्लस 24 जो भी आएगी वैल्यू सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ओके। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है। डेटा टाइप क्या है, इसके सारे टाइप्स बताना है तुम्हें, है ना। व्हाट डू मीन बाय डेटा टाइप? नेम ऑल इट्स टाइप। तो बता दोगे बिल्कुल। यस सर। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किसे कहते हैं? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग सब आएगा, बन जाएगा। आगे हम सीधा इसको हमने कल देख ही लिया था, तुम्ही ने पूछा था। लैब असाइनमेंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 6 7 में क्या करना? 6, स्टेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सी एच आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। मतलब इसको एग्जीक्यूट करके बताना है कि सी एच की वैल्यू क्या है। तो अगर तुम यहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डी पास किया गया तो ये फंक्शन सी एच में क्या स्टोर करेगा? ट्रू या फॉल्स में कोई वैल्यू आएगी। तो इज लेटर डी, डी में है 9, क्या ये लेटर है? नहीं। तो सी एच में वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। 1 सेकेंड। हाँ, आयुषी आई क्या? ओके, एडमिट कर लिया भैया, एडमिट कर लिया।
साउंड भी नहीं आया, कितनी देर से हो? ओके, तो 6 नंबर में यहाँ पे आउटपुट हमें क्या बताना था, वैल्यू बतानी थी। द वैल्यू ऑफ सी एच इज फॉल्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड, करेक्ट है ना? यस सर। ऐसे 7th में अब इसको नम नम की वैल्यू हमें बताना है, व्हाट इज द स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टाइप आएगा बूलियन और वैल्यू क्या आएगी, इज डिजिट ट्रू, है ना? ओके, तो लैब असाइनमेंट में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर इन सी एच। ओके, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कैरेक्टर इनपुट लेना है सी एच वेरिएबल पे, एंड यूजिंग द कैरेक्टर मेथड चेक एंड प्रिंट वेदर द इनपुट कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नॉट। ओके, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या दे देते हैं, क्या दे दें, चलो P1 दे दिया, ठीक है। तो ये P1 नाम की क्लास यहाँ पे बन गई। ओपन करते हैं, ये रैंडम जो कोड आ रहा है रफ, इसको हटाया। इम्पोर्ट इनपुट लेना है ना, तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक क्लास P1 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन args। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें यहाँ पे मैसेज दे देना है, इंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। कैर सी एच इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैरेट 0, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सी एच में कैरेक्टर इनपुट ले लिया। अब यूजिंग द कैरेक्टर मेथड हमको चेक करना है वेदर द इनपुट कैरेक्टर इज इन अल्फाबेट और नॉट। तो हमने इसके लिए एक फंक्शन पढ़ा था, है ना। इफ यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, या इसको ऐसे ऐसे ना करके हम एक वेरिएबल बनाएं बूलियन बी इक्वल, ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज, कौन सा फंक्शन पढ़े थे, इज लेटर, और यहाँ सी एच को पास करते। तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू। अगर सी एच में जो कैरेक्टर इनपुट है वो लेटर है, अल्फाबेट है, तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू, और अगर नहीं है तो हो जाएगा फॉल्स। और अगर मैं अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊं और डायरेक्ट बी को पास करूं, अगर बी ट्रू है मतलब वो ट्रू, ट्रू मीन्स ट्रू, इफ यानी ट्रू है, इफ का ब्लॉक चलेगा और प्रिंट क्या करा दिया जाएगा, कैरेक्टर इज अल्फाबेट, ठीक है। और एल्स में कैरेक्टर नॉट अल्फाबेट। नॉट एन अल्फाबेट, ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम क्लियर है ना, क्या हुआ, ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स वैल्यू बी में स्टोर कर देगा, वो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर जो भी होगा। अगर अल्फाबेट है तो ट्रू रिटर्न करेगा और बी में ट्रू स्टोर हो जाएगा। और जब ट्रू स्टोर हुआ, अब इफ के अंदर मैंने बी पास किया, तो बी यानी ट्रू, ट्रू मतलब इफ में ट्रू पास हो गया, यानी कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ और बॉडी एग्जीक्यूट कर दो। और अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स के केस में इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा एल्स में चला जाएगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। अब इसको मैं रन करता हूँ मेन मेथड में, इंटर अ कैरेक्टर। मान लो मैंने यहाँ एक के नाम का कैरेक्टर दिया, तो कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट, क्लियर है। बट अगर फिर से रन क्यों करूँ और यहाँ पे मान लो मैंने दिया 5, तो कैरेक्टर इज नॉट एन अल्फाबेट, ओके। अब इसी प्रोग्राम को तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा के और इसमें पास किया। तो अगर तुम वेरिएबल बनाने से बचना चाहते हो तो ये चीज़ यहाँ से हटा दो और ये पूरा का पूरा इफ में पास कर दो। तो जब इफ के अंदर मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ठीक है, ऐसे ही हमें कॉल करना होता है।
तो अब ये जो करेक्टर डॉट इज लेटर और ये सी एच पास हुआ, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू कहाँ पे जाके रिटर्न होके पास होगी, इफ के पैरेंथेसिस में। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रू होगा तो अंदर आएगा, फॉल्स होगा तो एल्स वाला चल जाएगा। तो इस ऐसे भी हम कर सकते हैं और ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब चॉइस तुम्हारी है जिस तरीके से तुम करना चाहो। लो मैंने यहाँ पे दिया के अल्फ़ाबेट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस बार कोई सिंबल ऐसे दे दिया तो करेक्टर इज नॉट एन अल्फ़ाबेट बन जाएगा। सर प्रोग्राम दिखा दीजिए। देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका सोल्यूशन। वेदर अ करेक्टर इज एन अल्फाबेट और नॉट, हम यूजिंग करेक्टर मेथड। कौन सा मेथड यूज किया हमने, इज लेटर, क्योंकि यही फंक्शन है जो करेक्टर को चेक करेगा अल्फाबेट को। बन जाएगा, आगे बढ़े। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इनपुट अ करेक्टर इन CH एंड यूजिंग द करेक्टर मेथड चेक एंड प्रिंट वेदर द इनपुट करेक्टर इज अ कैपिटल लेटर और स्मॉल और डिजिट। ठीक है, बन जाएगा सर। कि हमने करेक्टर इनपुट किया, अब चेक करना है क्या वो कैपिटल लेटर करेक्टर है या स्मॉल लेटर करेक्टर है या फिर डिजिट है। एंड डिस्प्ले द मैसेज इफ द इनपुट करेक्टर इज आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब या तो वो करेक्टर नहीं है या तो वो डिजिट नहीं है ना। तो अब इनवैलिड बन जाएगा ना, फंक्शन यूज करना है, एल्स इफ लगा बस, बन जाएगा है ना। तो इसको बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ करेक्टर यूजिंग करेक्टर मेथड चेक एंड प्रिंट वेदर द इनपुट करेक्टर इज ब्लैंक स्पेस और नॉट। व्हाइट स्पेस फंक्शन यूज करना है, सिंपल। सेम ऐसा ही प्रोग्राम बनेगा, यहाँ पे करेक्टर डॉट इज व्हाइट स्पेस ये सब सुन। है ना, और इस व्हाइट स्पेस कॉल करके अब CH पास करोगे, अगर व्हाइट स्पेस होगा तो ट्रू हो जाएगा, अंदर प्रिंट कर देंगे करेक्टर इज इन व्हाइट स्पेस और ब्लैंक स्पेस इज करेक्टर इज नॉट अ ब्लैंक स्पेस और व्हाइट स्पेस, है ना। बन जाएगा ना ये भी। ये सब सिंपल है, नया चैप्टर सीरीज सर। हाँ ये बहुत इजी है। फोर्थ में अपोजिट कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो 2 अपर केस 2 लोअर केस पहले तो चेक करा लो, इज अपर केस, अगर अपर केस में है तो अंदर आओ और 2 लोअर केस फंक्शन कॉल करके कन्वर्ट कर लो, है ना। बन जाएगा। ये बहुत इजी है सब। राइट अ प्रोग्राम इनपुट करेक्टर इन वैल यूजिंग करेक्टर मेथड चेक द प्रिंट वेदर द करेक्टर इज लेटर और डिजिट और सिंबल। ये सब बन, आई थिंक नहीं बन। अगर कोई डाउट है तो बताओ, बाकी सभी लोग, अदरवाइज हम स्विच करें नेक्स्ट चैप्टर में। नया चैप्टर। कुछ भी ज्योति, देखो अगर नहीं Yes. भी तो बोल सकते हो बेझिझक, हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। सर करेंगे, फिर जब नहीं बनेगा तो कुछ। ओके हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया डन। इनको रन मतलब सॉल्व करना और मुझे को सेंड करना, ठीक है ना। यस सर। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हमने पढ़ा था ना एक बार, इनका प्रैक्टिकल भी किया था। चैप्टर Yes, sir. चैप्टर 2। हाँ इनका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था हमने, वहाँ पैकेज भी बनाए थे। यस सर, सब वही। क्लास वेरिएबल यानी स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है, इंस्टेंस वेरिएबल पता है, लोकल वेरिएबल पता है, आर्गुमेंट वेरिएबल जो कि लोकल वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है ना। स्कोप ऑफ वेरिएबल सबको पता है कि क्लास वेरिएबल है तो उसका स्कोप कहाँ होगा, लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ होगा, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप कहाँ होगा। अच्छा पता है या नहीं, मैंने पढ़ाया तो है, देखो अब मैं पूछ रहा हूँ। लोकल वेरिएबल यस सर। लोकल वेरिएबल किसे कहेंगे बताओ। मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल मिलता है उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अच्छा मेन फंक्शन के अंदर, मान लो मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया वाइट डिस्प्ले और उसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया इंट ए, तो लोकल वेरिएबल नहीं होगा। जो इनसाइड द फंक्शन में हो और जो ब्लॉक के अंदर। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक और एनी फंक्शन बॉडी, है ना। किसी भी फंक्शन बॉडी के अंदर या किसी सेपरेट ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स बनते हैं वो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं। उनका स्कोप यानी एक्सेसिबिलिटी रेंज विद इन दैट ब्लॉक ओनली होता है ना। यानी अगर कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना तो उसी फंक्शन के अंदर तक एक्सेसिबल होगा, बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। तो अब तुम ये नहीं बोलोगे लोकल वेरिएबल में कि वो वेरिएबल जो मेन फंक्शन के अंदर बनते हैं, मेन फंक्शन एनी फंक्शन के। मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनेगा वो लोकल वेरिएबल है, बट मेन फंक्शन के अलावा और भी फंक्शन होंगे उनके अंदर भी बना सकते हैं, वो भी लोकल वेरिएबल है। तो
लोकल वेरिएबल जो फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं और उनका स्कोप विद इन द फंक्शन ओनली होता है, ठीक है। क्लास वेरिएबल जिनको हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, जिसका स्कोप पूरी इस क्लास में होता है, कहीं पे भी इजीली उसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से उसे डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास की बॉडी के अंदर फंक्शन की बॉडी के बाहर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं, और इनका जो स्कोप होता है इंस्टेंस मेथड तक होता है, यानी विद इन द क्लास हम जितने भी इंस्टेंस मेथड बने हुए हैं उसके अंदर इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड के अंदर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? और यस सर। वेरिएबल जो होते हैं वो लोकल वेरिएबल ही होते हैं, तो जिस भी फंक्शन के अंदर वो आर्गुमेंट वेरिएबल बना है वो वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर बस ही एक्सेसिबल होगा। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे एक फंक्शन बना void sum और यहाँ पे int a int b, ठीक है, तो अब ये जो वेरिएबल है ये हमारे आर्गुमेंट वेरिएबल है, लेकिन ये किस टाइप के वेरिएबल हो गए? लोकल वेरिएबल। और किसके लिए लोकल हैं? इस फंक्शन के लिए, यानी सम फंक्शन के अंदर हम इन ए बी को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, बट इसके बाहर कहीं इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये एक तरह के लोकल वेरिएबल ही होते हैं जो आर्गुमेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक। चलो इस चैप्टर को फटाफट करते हैं कंप्लीट, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें खास, जितना भी है सब पढ़ लिया है ऑलरेडी, बस रिवीजन है कुछ नहीं। सर कल एरे का पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन, बताओ। कंबाइनिंग ऑफ द हाँ, द इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑल द डेटा इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में कैप्सूल्ड करके रख दिया जाता है, कैप्सूल से ही तो बना है ना। तो इसके लिए हम इनकैप्सुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में? क्लास का यूज़ करते हैं। क्लास ही है एक ऐसी जो डिफरेंट डेटा को, मेथड्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में रखता है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम जावा में क्या यूज़ करते हैं या इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे कर सकते हैं, यूजिंग क्लास। क्लियर है? यस सर। चलो आते हैं इसके चैप्टर में, ठीक है। द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दिस क्लास इम्प्लीमेंट्स इनकैप्सुलेशन। क्लास सैंपल, और ये सैंपल के अंदर डिफरेंट डेटा है, मेथड है, ये सब कंबाइन करके रख रहा है अपनी क्लास की बॉडी में। तो मतलब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एक क्लास जो है इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दीज आर द डेटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल विद इन द क्लास, द मेथड विद इन द क्लास, द मेथड फंक्शन विद इन द क्लास, ये मेन फंक्शन है, ये सो फंक्शन, ठीक है। तो ये सब बाइंड करके ये रख रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये इनकैप्सुलेशन हो रहा है। ओके, दस इट कैन बी सेड दैट द इनकैप्सुलेशन इज द एक्ट ऑफ रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल यूनिट एंड क्लास इम्प्लीमेंट्स इनकैप्सुलेशन। क्लियर है? ओके, क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, इसमें कुछ नहीं। अब इनकैप्सुलेशन हम रोज करते हैं कि नहीं करते? जितने भी प्रोग्राम बना रहे हैं सब में इनकैप्सुलेशन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर की, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर क्या होते हैं? जो कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हमारे डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स पे, है ना, फंक्शन पे। परमिशन सेट करते हैं कि किसको कितने किस लेवल तक की परमिशन है ना। जैसे अपने अगर तुम घर की बात करो, तो अगर तुम घर में सबसे छोटे हो तो तुमको तुम्हारी जो परमिशंस हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो, किस किस जगह की चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, वो काफ़ी लिमिटेड होगी, हाँ या ना? क्या तुम्हें घर की तिजोरी का डायरेक्ट एक्सेस है क्या? हैं? बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। अच्छा, मतलब है घर की तिजोरी का डायरेक्ट एक्सेस है इसको, हैं? बोलो यार। नो सर। क्या बोल सर? अरे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है, जो कि हमारे प्रोग्राम में जो डेटा मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, उनमें कुछ परमिशन सेट करता है कि कौन सा वेरिएबल या फंक्शन किस लेवल तक की चीज़ें एक्सेस कर सकता है ना। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, परमिशन सेट करना।
जस्ट लाइक हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं और सबके परमिशंस अलग अलग लेवल के हैं। जैसे घर में मम्मी के पास, पूरे घर का पापा के पास, मतलब घर की जनरली जितनी भी चीज़ें सब में ज़्यादातर एक्सेस है। बट अगर हम घर के सबसे छोटे हैं तो हमें ज़्यादातर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ तक की एक्सेस हमें नहीं मिलती। क्या तुम्हारे घर में जो तिजोरी की चाबी है ऐसे दे दी जाती है तुम्हें कि लो बेटा जाओ ऐस करो? हाँ सर, दे दी जाती है मुझे। अरे ये मुझे भी। एक्सेप्शन निकल आया। ये एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना? लास्ट चैप्टर हमें मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कोई ना। बट भावनाओं को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तुमको मिल जाती है, जनरली लड़कियों को मिल जाती है, क्या तुम्हारे भाई को मिलती है? वो छोटा है सर, उसको नहीं मिलती। देखा ना, बोल दिया ना अभी तुमने, छोटा है वो, तो छोटे लोगों को नहीं मिलती है ना। बस यही चीज, उसको लिमिटेड एक्सेस दिया गया है ना। तो एक्सेस स्पेसिफायर जनरली प्रोग्राम में क्या करता है, परमिशन सेट करता है डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन के साथ कि उसमें कुछ लिमिटेशन लगाता है कि कौन सी चीज़ें कितने कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होंगी, कहाँ नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरली, तो हमारे पास जनरली 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर देखने को मिलते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। और एक लास्ट मतलब 4th टाइप का है जो कि डिफॉल्ट, जब हम कुछ भी नहीं लगाते, कोई भी डेटा एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते, चाहे वो वेरिएबल के साथ हो, चाहे वो क्लास के साथ हो, चाहे वो मेथड के साथ हो, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जावा का कंपाइलर बैकग्राउंड में एक डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता है ना। क्लियर है? तो डेफिनेशन अगर देखें, द स्पेशल कीवर्ड इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच लिमिट द स्कोप ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द मेंबर। यानी ये क्या करता है, किसी भी मेंबर की विजिबिलिटी को लिमिट में, मतलब लिमिटेशन उसमें सेट कर देता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, उसकी विजिबिलिटी में कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, कुछ रूल्स सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो these are called as access specifier or access modifier or visibility mode. So the access specifier और access modifier और visibility mode are divided into the following category। पहला public है, private है, protected है। The brief details are as follows। तो सबसे पहले public specifier की बात करते हैं। ऐसा specifier जिसको हम किसी भी डेटा मेंबर या फंक्शन या क्लास के साथ लगाते हैं, तो इसका मतलब हम क्या बोल दिए कि वो जो भी डेटा मेंबर या फंक्शन या क्लास है वो पब्लिक हो। पब्लिक का मतलब क्या है कि उसे कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, उसका जो स्कोप है वो पब्लिक हो गया, है ना। कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर घर में कोई ऐसी चीज़ जो कि मान लो पब्लिक है, मतलब पब्लिकली अगर स्कोप से डिफाइन करें, तो उसको घर का कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकता है, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी हो और कहीं भी, है ना। तो पब्लिक स्पेसिफायर क्या करता है, द एक्सेस लेवल और स्कोप ऑफ द पब्लिक मेंबर इज विद इन एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द क्लास। यानी कि विद इन द क्लास उसे कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, एज वेल एज उस क्लास के बाहर कोई अदर मेंबर, कोई अदर क्लास उसके मेंबर को एक्सेस करना चाहते तो वो भी कर सकता है। ये चीज़ें मैंने करके दिखाई हैं, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो। नहीं याद है तो पुरानी वीडियोस देखना, जिस चैप्टर में था प्रीवियसली हमने पढ़ा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और हमने वहाँ पे वो हाँ सर, आप करवाए थे ये, याद है। उसमें हमने वो भी रन कर करके दिखाया भी था, पैकेज बना के डिफरेंट डिफरेंट पैकेज से एक्सेस करके दिखाया था, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक स्पेसिफायर का सिंपल मतलब कि उसे हम कहीं से भी, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, वो पब्लिक है, उसका स्कोप पब्लिक है। देन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, नाम से ही समझ आ रहा है कि वो एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसा समझो, रिस्ट्रिक्शन इतना खतरनाक लग गया कि अगर वो किसी क्लास का मेंबर है, उसको हमने प्राइवेट बना दिया, तो मतलब उसमें इतना रिस्ट्रिक्शन लग गया कि अब तुम केवल इसी क्लास के अंदर घूम भाग लो, लेकिन इस क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा, ऐसा दरवाजा बंद है, ठीक है। यानी विद इन द क्लास ओनली एक्सेसिबल होता है, आउटसाइड द क्लास या इवन अगर वो चाइल्ड क्लास भी है ना उस क्लास का, तब भी नहीं एक्सेस किया जा सकता। यानी प्राइवेट मेंबर जो भी होंगे, उसका जो स्कोप होगा, उसका जो विजिबिलिटी होगा, जिस क्लास का वो मेंबर है, केवल उसी क्लास तक वो लिमिटेड है, उसके बाहर उसे कहीं से भी किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता। दैट्स इट। क्लियर है? एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज हम करते हैं डेटा हाइडिंग के लिए भी, यानी एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, एब्स्ट्रैक्शन को भी अचीव करने के लिए हम कभी कभी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं टू हाइड द डेटा हाइडिंग के लिए। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। सर, हाँ, ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का प्रोग्राम मतलब पेपर में आता है? नहीं प्रोग्राम नहीं आते इसके, इसमें ना केवल क्वेश्चन बताते हैं। हाँ एमसीक्यू वगैरह आ जाएगा, या फिर डिफरेंशिएट करने को सिंगल वर्ड में, मतलब 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट आंसर, यस सर। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता। देन हमारा प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर है। तो देखो प्राइवेट में क्या होता था
प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में डेटा एकदम रिस्ट्रिक्टेड है कि जिस क्लास का मेंबर है वहीं तक उसको एक्सेस किया जा सकता है, बाहर कहीं पे भी नहीं। प्रोटेक्टेड में बोला ठीक है, हमने तुमको मतलब ये प्राइवेट जैसा सिमिलर है बट थोड़ा सा इसको रिलीज दे दिया गया, थोड़ा सा इसको राहत दे दी गई, आराम दे दिया गया, बोला गया ठीक है तुम बाहर जा सकते हो बट पड़ोसी के घर में, ऐसा समझो घर में रिस्ट्रिक्शन लगा है, प्राइवेट के केस में तुम घर से बाहर ही नहीं जा सकते, ठीक है, जाना ही नहीं है किसी तरह से। और प्रोटेक्टेड के केस में ठीक है तुम घर से बाहर जा सकते हो बट घर से बाहर जाओगे पड़ोसी वाले घर में, नहीं बगल वाले घर में, मोहल्ला छोड़ के नहीं जाना। क्लियर है ना। तो प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर में कुछ ऐसा होता है, मान लो हमारी क्लास के अंदर कोई मेंबर है जो कि एज अ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें क्या होगा, विद इन द क्लास उसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, और उसके आउटसाइड जो भी क्लास होगी उस वो जो उसकी चाइल्ड क्लास है ना, मतलब कोई दूसरी क्लास बट उसकी चाइल्ड क्लास होनी चाहिए किसकी, सपोज मान लो यहाँ पे एक क्लास ए है, ठीक है, और इसके अंदर प्रोटेक्टेड डेटा इंट ए ऐसे मैंने बनाया, और एक चाइल्ड क्लास है क्लास बी जो कि एक्सटेंड कर रही है ए को, यानी ये इस ए क्लास की चाइल्ड क्लास हो गई। तो इसके अंदर मैं इस ए को, ए वेरिएबल जो है ना यहाँ पे, इसको यूज कर सकता हूँ, मतलब दूसरी क्लास में यूज किया जा सकता है इसके मेंबर को जो कि प्रोटेक्टेड है, बट दूसरी वो क्लास कैसी होनी चाहिए, वो चाइल्ड क्लास होनी चाहिए उसकी, है ना, हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा है ना चाइल्ड क्लास किसे कहते हैं। यस सर। हाँ, तो चाइल्ड क्लास होनी चाहिए, और जो पैकेज है, ठीक है, वो पैकेज अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम पैकेज में होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो वहां पे हम इनको एक्सेस किया, मतलब एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, बट उसके भी कुछ उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे कि आउटसाइड द क्लास कोई भी क्लास नहीं, ओनली थ्रू द सब क्लास, लिखा है ना चाइल्ड क्लास। द एक्सेस लेवल और स्कोप ऑफ द प्रोटेक्टेड मेंबर इज विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास ओनली थ्रू द सब क्लास और चाइल्ड क्लास इफ अवेलेबल, ठीक है। तो इट मीन्स इन केस ऑफ इनहेरिटेंस हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ो, जो मैं अभी बोल रहा था कि जब हम कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर चलता है ना। इफ no access specifier is used, then the class member have default access specifier, which means friendly or package. It means these member are only accessible through method or function of the same class and not by the other class or subclass, ठीक है। तो ये था सभी का विजिबिलिटी रूल्स। अगर इसके आगे ना, ठीक है, ये स्कोप ऑफ विजिबिलिटी रूल्स है कि सर हाँ मुझे लग रहा है 6 चैप्टर कटवा देंगे सर। ये वाला चैप्टर, अरे ये वाले चैप्टर को पढ़ाते ही नहीं है, मुझे पता है, मतलब पढ़ाने इन द सेंस कटवाएंगे नहीं, वो बोलेंगे ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, खत्म, आगे बढ़ते हैं, समझे। बट हाँ हमने तो पढ़ लिए हैं, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। अब स्कोप या विजिबिलिटी रूल्स क्या है, ये सब तुम लोगों को पता है, पढ़ लिया ऑलरेडी। विजिबिलिटी रूल्स मतलब अगर मेथड्स के अंदर है तो कैसे उसका रूल, मतलब कहाँ कहाँ पर वो चीज़ें एक्सेसिबल होंगी, क्लास के अंदर है तो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा ना। द वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द क्लास कैन बी एक्सेस ऑल द मेंबर्स एंड फंक्शन इन दैट क्लास, ये सब पढ़े हो, सबको आता है, तुम थोड़ा सा बुक तो पढ़ो, क्लियर है ना, आया ना, बोल दिया करो यार। यस सर। और ये टेबल दिमाग में एकदम सेट कर लेना, एक्सेस मॉडिफायर और वो कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर हैं और वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, इनसाइड क्लास, इनसाइड पैकेज, इनसाइड सब पैकेज, है ना। तो इसको सेट कर लेना, याद कर लेना, ताकि एमसीक्यू वगैरह में तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हो सकता है अगर वो मेंबर है तो, है ना। तो पब्लिक सब जगह से हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सब जगह ऐसा है ना। प्राइवेट ओनली इनसाइड क्लास है, बाकी सब जगह नो है ना। प्रोटेक्टेड इनसाइड क्लास भी ऐसा है, इनसाइड पैकेज भी ऐसा है, और इनसाइड सब क्लास भी हमने पढ़ा था, सब क्लास में भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट आउटसाइड द पैकेज एंड क्लास नो। एंड डिफॉल्ट में इनसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इनसाइड द सब क्लास नहीं कर सकते, और आउटसाइड द पैकेज भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये रूल्स हैं कि मान लो पब्लिक है तो उसका एक्सेसिबिलिटी रेंज या स्कोप क्या होगा, तो public member of the class accessible within the outside the scope as well as by क्या लिखा है, as well as by the object of the that class, मतलब पब्लिक का मतलब ये है किसी भी तरीके से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, खत्म। प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास बट नॉट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है ना। पूरा टोटल थ्योरेटिकल है और कुछ नहीं इसमें। वेरिएबल का स्कोप अब क्या है, तो जिस तरीके का वेरिएबल हम बनाएंगे उस तरीके का उसका स्कोप होगा, है ना। तो अगर लोकल वेरिएबल की बात करें उसका स्कोप क्या है, पता है क्या तुम लोगों को, बताओ। हेलो,
लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल का क्या स्कोप होगा, और स्टैटिक वेरिएबल का क्या स्कोप होगा, बताओ। अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट बताया था मैंने। सर लोकल का लिमिट। यस सर। हाँ तो बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। तीनों का स्कोप मुझे बताओ। चलो, 3 टाइप के वेरिएबल्स हमने पढ़े, तीनों टाइप के वेरिएबल्स का स्कोप डिफरेंट डिफरेंट है, बताओ मुझे। बताओ। सर लोकल वेरिएबल एनी फंक्शन में, लोकल वेरिएबल जो एनी फंक्शन के अंदर वेरिएबल हो उनको कहते हैं लोकल वेरिएबल, और आर्गुमेंट वेरिएबल जो फंक्शन के पैरालाइज में होता है उनको लोग आर्गुमेंट वेरिएबल कहते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास के अंदर हो उनको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक ए नाम की क्लास बनाई, स्टैटिक इंट ए इंट बी वाइड सो इंट सी। ठीक है, और भी आगे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है जिसे हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, 3 टाइप्स के वेरिएबल हो गए। सो द स्टैटिक वेरिएबल, those variable which is declared inside the class and outside the method body and with the help of static keyword। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। और इनका जो स्कोप होता है, इस क्लास, ये पूरी क्लास की बॉडी है, इस क्लास के अंदर कहीं पे भी, चाहे इंस्टेंस मेथड हो या आगे कोई स्टैटिक मेथड होता, कहीं पे भी विद इन द क्लास इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, इसका स्कोप विद इन द क्लास रहता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। ऐसे वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द जो क्लास विदाउट आउटसाइड द मेथड बॉडी विदाउट यूजिंग स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक यूज नहीं होता, तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। और इसका स्कोप विद इन द क्लास, उस क्लास के अंदर विद इन द इंस्टेंस मेथड्स ओनली। मतलब ये मेरा इंस्टेंस मेथड है, यानी इसके अंदर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर यही स्टैटिक होता तो मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाता, यानी स्टैटिक मेथड्स के अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ओनली विद इन द क्लास, ओनली इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप विद इन द इंस्टेंस मेथड ओनली। ठीक है, विद इन द क्लास, उस क्लास के अंदर जितने भी इंस्टेंस मेथड है उसके अंदर, है ना। और लोकल, जहाँ पे आप लोकल वेरिएबल की बात करें, तो लोकल वेरिएबल और दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक और इनसाइड अ मेथड, यानी ये सिंगल ब्लॉक भी हो सकता है जिसका कोई नाम ही नहीं है ना, और कोई मेथड का बॉडी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सो मेथड के अंदर इंट सी बना, यानी एक लोकल वेरिएबल है सी। सो इसका जो स्कोप होगा वो लोकल होगा विद इन दिस ब्लॉक ओनली, यानी सो मेथड का जो बॉडी है उसके अंदर बस, और कहीं उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये है स्कोप। समझ आया तीनों टाइप के वेरिएबल्स। ओके, तो बुक पढ़ना इसको। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल हो गया। वेरिएबल विद इन द क्लास, ये सारे वेरिएबल्स हमने डिस्कस कर लिया। आर्गुमेंट वेरिएबल को एक बार पढ़ना। क्या होता है आर्गुमेंट वेरिएबल? द वेरिएबल डिक्लेयर और क्रिएटेड इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज आर्गुमेंट। जो भी पैरेंथेसिस के अंदर हम जो वेरिएबल लिखते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन और डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, तो वो हमारा आर्गुमेंट कहलाता है। और आर्गुमेंट जनरली 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और एक्चुअल। हमने ये भी डिस्कस किया है प्रीवियसली। यस और नो? ठीक है, चैप्टर को खत्म किया यहाँ पे। ये थ्योरी पार्ट है पूरा चैप्टर में, तो इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना। समझ आया? होमवर्क है कि तुम्हें जो चैप्टर था अभी प्रीवियसली कंस्ट्रक्टर वाला, बचे हुए प्रोग्राम सॉल्व करना, और इस चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है। सब इजी ही ऑलरेडी, क्योंकि हम सब पढ़े हुए हैं, ये सब बस रिवीजन चल रहा है अपना। तो नेक्स्ट डे से हम अरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सर आउटपुट कैसे देते हैं ओवरलोडिंग? कौन सा वाला आउटपुट? मतलब आउटपुट कैसे लिखते हैं ओवरलोडिंग वाले में? कहाँ पे लिखा है? अच्छा, ओवरलोडिंग में। जैसे आपने बनाया था P21 नाम का, देखिए P21। हाँ, 3rd चैप्टर में प्रोग्राम बनाया था ना ब्लूजियम में, P21 देखिए ना क्लास नंबर।
अच्छा देखो जरा P21 बना है क्या? P21 गायब हो गया होगा, मैं ओवरराइट करता रहता हूँ ना। ये लास्ट ये है। नहीं तो मुझे समझाओ थोड़ा सा, फंक्शन वाला चैप्टर का है या कंस्ट्रक्टर वाले? फंक्शन फंक्शन हाँ तो क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे सीरीज दी रहती है ना, जैसे ए नंबर वॉइड सीरीज, उसमें आउटपुट कैसे, अगर टेस्ट कॉपी भी लिखना हो। अच्छा, मतलब मान लो कि कोई क्वेश्चन है कि प्रोग्राम बनाना है जो कि कुछ ऐसा सीरीज, कहाँ गया मेरा पेन, उल्टा पकड़ा हूँ। हाँ क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है कैलकुलेट करो सम ऑफ सीरीज 1+2+3 समथिंग लाइक दिस, कुछ भी सीरीज हो सकती है ना। तो अब इसका आउटपुट कैसे लिखोगे ये तुम पूछ रहे हो है ना? यस। हाँ, तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा लिखोगे कि देखो अब ये अप टू n टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है, हाँ या ना? यस। तो अब सीरीज जो है प्रोग्राम में कुछ टर्म तक तो दी ही रहती है, 3 टर्म 5 टर्म ऐसा कुछ दिया रहता है एग्जाम्पल के लिए, यस और नो? यस। तो अब हमें जब हम आउटपुट लिखेंगे तो अब वहां पे हमें वैल्यू जो इनपुट देंगे n की वैल्यू वो उतनी ही देंगे जितनी सीरीज हमको पता है, आगे दिमाग नहीं लगाना। मान लो अगर क्वेश्चन में इतने सीरीज दी हुई है, थ्री टर्म दिया हो या 5 टर्म, तो हम आउटपुट में लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू दे दिया 5, तो मतलब 5 टर्म्स का कैलकुलेशन हमें करना है, और 5 टर्म्स का वैल्यू यहाँ पे सीरीज में मान लो लिखा हुआ है, तो बस कैलकुलेट एन की करके। वैल्यू अपने से देंगे, एन की वैल्यू अपने से। हाँ n की वैल्यू, भाई n की वैल्यू तो यूजर देगा ना। अब यहाँ हम कॉपी पेन में तो कंप्यूटर में रन नहीं करने वाले, वहां पे तो हम ही कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करके दे लेंगे, सपोज यूजर ने इतना दे दिया, समझ आया? तो हम छोटी सी कोई ऐसे टर्म्स वैल्यू देंगे जो सीरीज में ऑलरेडी उतनी वैल्यूज हैं, और बस उसका मैनुअली कैलकुलेशन करके वैल्यू रख दो, सम ऑफ सीरीज इक्वल जो भी वैल्यू है, समझे? यस। ऐसे ही करते हैं। ओके, और कुछ? सर मैं कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम भेजी हूँ, देखिए सही है कि गलत। हम्म, कौन सा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है? 2 and 3. करेक्टर इनपुट लिया, ठीक है। ये क्या किया है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा करेक्टर, अच्छा कंस्ट्रक्टर बनाया, ओके कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ ले भैया कंस्ट्रक्टर में तुमने इफेंस लगा दिया, वाई? कंस्ट्रक्टर में इफेंस थोड़ी नहीं लगाना होता, कंस्ट्रक्टर का यूज केवल इनिशियलाइजेशन के लिए करते हैं। इसमें तुमने चेक कंस्ट्रक्ट लिखा है। नहीं, कंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन अच्छा भेजो मेरे को थोड़ा, क्योंकि यहाँ पीडीएफ मेरा खुला नहीं है, या फिर मैं खोल लेता हूँ। यही है ना हमारा कंस्ट्रक्टर वाला, यही था चैप्टर, ये लाइब्रेरी क्लास था। कंस्ट्रक्टर की क्वेश्चन भेजो मेरे को, मैं बताता हूँ क्या है। कंस्ट्रक्टर में फिर थोड़ी नहीं लगाएंगे हम, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो देन सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। भेज दी हूँ सर। अच्छा ये आज वाला है ना जो अभी हम पढ़ रहे थे, करेक्टर मेथड वाला, है ना? हाँ तो इसमें यार कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं थी यार, तुमने कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है? ये जो चीज़ तुमने नीचे लिखा ना क्वेश्चन नंबर 3 में, करेक्टर पैरेंथेसिस देन बॉडी बनाया, ये सब मत करो, देन करेक्ट है। तो ये चीज़ काट दो, करेक्टर पैरेंथेसिस ये लाइन काटो, देन ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है, लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस क्लोज, जी क्लोज करो, क्या इसकी कट जरूरत करूँ नहीं है। सर? हाँ, क्या कट करूँ? ये जो कैरेक्टर और पैरेंथेसिस लगाया है ना इनपुट लेने के जस्ट नीचे, कैरेक्टर क्लास और पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, हाँ ऐसे ही इसको पूरा लाइन काटो ये, देन मेन मेथड का ये ओपन हुआ, और इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, उसको क्लोज काटो उधर से, कैरेक्टर पैरेंथेसिस के जस्ट बाद लिखा है ना कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, हाँ उसको काटो, देन फिर बूलियन बी इक्वल कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस सी एच और बी कैरेक्टर इज ब्लैंक स्पेस, हाँ बाकी सही है, फिर बाकी ठीक है। फिर यहाँ पे अब तुमने वो चीज़ क्यों लिखी थी कैरेक्टर पैरेंथेसिस, उसकी क्या जरूरत थी बताओ? अभी सही है, ठीक है ना? ओके। मैंने सोचा कंस्ट्रक्टर वाले चैप्टर से उठा लिया क्या?
उस तरह में तो कंस्ट्रक्टर ही हो जाएगा, लेकिन क्लास का नाम भी तुम्हारा करेक्टर था, तो उसको अभी ऐसे अभी सही है, उसको अभी कैंसिल करना। ओके, और कुछ? अब सीरीज होगा तो उसका आउटपुट कैसे होगा? सम ऑफ सीरीज, तो सीरीज कौन सी सीरीज बताओ तो। जैसे लिखिए ना। ओके, क्वेश्चन में कोई सीरीज आएगी, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सीरीज, तो मान लो सीरीज बताओ कौन सी सीरीज का सम करना है। s इज इक्वल टू x अपॉन 1, एफ s इज अपॉन 1, s इज इक्वल टू x अपॉन 1 एक्स अपॉन 1 माइनस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 एक्स अपॉन माइनस 3 x अपॉन 4 एक्स अपॉन 4 एंड सो ऑन, है so ना? on n। एक्स अपॉन एन, ऐसा? नहीं नहीं, हाँ, ओनली n, ओनली n। ठीक है, तो इसका मतलब वही है। अब यहाँ पे जितना दे दिया गया है उतने टर्म्स ही हम मान लो इनपुट आ गए n में, ठीक है, यानी n मान लो यहाँ पे 4 टर्म है, तो n को 4 मान के आउटपुट में इनपुट लेना है, एंटर द वैल्यू ऑफ n या टर्म्स 4 आ गया इनपुट। ओके, x की वैल्यू भी इनपुट लेना है, तो मान लो x की वैल्यू कुछ भी जो कि इजीली तुम कैलकुलेट कर लो, मान लो 2 ले लिया, इंटर द वैल्यू ऑफ x इक्वल 2 ऐसे, ठीक है। ये आउटपुट में तुम्हें खुद से लिखना है, इंटर द वैल्यू ऑफ n इक्वल 4, यानी यूजर ने 4 इनपुट दे दिया है, ज्यूम करो, इंटर द वैल्यू ऑफ x इक्वल 2, यानी मान लो यूजर ने x की वैल्यू 2 दे दी। बस अब यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट कर लो, 2 2 2 2 1 2 3 माइनस 4, बस इनका कैलकुलेशन करो, इतना तो कर ही लोगे ना फटाफट। यस सर। बस आउटपुट में लिख दोगे द सम ऑफ सीरीज इक्वल, और जो भी वैल्यू आएगी वो रख देना है, ऐसे आउटपुट लिखना है। तो जनरली हम जो आउटपुट में वैल्यू एज्यूम करेंगे m की x की, वो तो हमारे हाथ में है ना, तुम मत लो 4, तुम और कम कर लो, 3 टर्म का कर लो, यूजर तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है, उसमें हम क्या करेंगे, यूजर ने 3 दे दिया तो हम क्या करेंगे, समझे? अगर ओवरलोड में 3 फंक्शन टोटल बने हुए हैं तो तीनों का आउटपुट नेसेसरी है देना। तीनों का आउटपुट अब ये मतलब कर भी सकते हैं, और अगर टाइम है जैसे तुम्हारे पास, क्योंकि अब ये हमको टाइम भी देखना है ना, अगर टाइम है इफरात तुम्हारे पास तो तीनों का आउटपुट दे दो, और नहीं है तो तुम एक का दे दो, मतलब उसके नंबर अपन एक कोशिश करना। कटे, अगर ना दे पाए गलती से। ये तो यार एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड, हाँ तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, जनरली नंबर कटना नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है और तुमने आउटपुट अगर एक फंक्शन का भी लिख दिया है तो नंबर कटने नहीं चाहिए, बट कोशिश यही करना कि तीनों का हो पाए तो हो पाए, अदरवाइज नहीं होता तो कोई दिक्कत इतनी बड़ी इशू नहीं है ना, ठीक है सर हाँ। सेकंड नंबर प्रोग्राम क्या आवाज कटती है बहुत? सेकंड नंबर का प्रोग्राम भेजें, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। मेरे पास नहीं आया है, मेरे पास अभी तक नहीं आया। नेट इशू है सर। और वहाँ कहाँ आया? क्या चेक करना है उसमें कि वो लेटर है या डिजिट? यस सर, स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर और डिजिट। ठीक है, करेक्ट है, बट इसको स्मॉल या, मैं चैप्टर खोलूंगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, सही है। सर हम्म, इसमें 4 नंबर में बोला है यूजिंग कैरेक्टर मेथड कन्वर्ट, तो फिर जैसे अगर क्या कन्वर्ट करेंगे, मान लो अपर केस लोअर केस का तो हो जाएगा, हाँ तो वही लेंगे। यही तो करना है, यही तो करना है, और थोड़ी नहीं कुछ करना है। अगर कैरेक्टर लोअर केस में है तो अपर केस में कन्वर्ट करो, अगर अपर केस में है तो लोअर केस में कन्वर्ट करो। ठीक है। और कुछ डाउट?
किसी कोई डाउट नहीं है अभी? नो सर। ओके लक्ष्य, नेक्स्ट चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर देना, आ रहे हैं सर। ठीक है? अरे हाँ, अरे को अच्छे से ओके पढ़ना सर। है और उसमें थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है? चलो आज के लिए काफ़ी है, यू कैन लीव।